Greetings for the day, dear students. This is my second lecture on the topic amino acids, peptides, proteins and nucleic acids, and today I will discuss physical properties of amino acids. ये मेरा सेकेंड लेक्चर है अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक एसिड्स पर, और इसमें मैं आपको अमीनो एसिड्स के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी दूंगी। अमीनो एसिड्स के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये रंगहीन क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं जिनका घनत्व उच्च होता है। दीज आर कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स विच हैव हाई डेंसिटी। इनके गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, उच्च होते हैं, और अधिकांशतः ये गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट पर विघटित हो जाते हैं, अर्थात डिकम्पोज हो जाते हैं। ये जल एवं ध्रुवीय विलायकों या पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल या विलयशील होते हैं, किंतु बेंजीन, ईथर जैसे नॉन पोलर या अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनके द्विध्रुवागुण या डायपोल मोमेंट का मान काफ़ी उच्च होता है। ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी अल्फा अमीनो एसिड्स प्रकाशीय सक्रियता या ऑप्टिकल एक्टिविटी रखते हैं, क्योंकि इनमें एक असममित कार्बन परमाणु होता है, एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। क्योंकि इनमें एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, अतः अमीनो एसिड्स में एक प्राथमिक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, लेकिन इनके गुण सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स या सैचुरेटेड अमीनो एसिड्स की तुलना में इनके लवणों से अधिक समानता है। वस्तुतः होता क्या है कि अमीनो एसिड्स में उपस्थित अमीनो समूह, जैसा कि हम जानते हैं कि क्षारीय होता है और कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय होता है। यदि एक ही अणु में ये दोनों समूह परस्पर क्रिया कर लें तो एक इंटरनल सॉल्ट बन जाएगा, आंतरिक लवण बन जाएगा, और ये यौगिक में क्या होगा, लवणों के गुण आ जाएंगे या सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी आ जाएगी, जैसा कि हम नीचे इस इक्वेशन में देख रहे हैं। इस प्रकार अणु एक द्विध्रुवीय आयन या डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन की संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की जो ज्विटर आयन संरचना बनती है, इसकी जो कन्फर्मेशन है, इसकी जो पुष्टि है, वो इसके स्पेक्ट्रोस्कोपीय गुणों के आधार पर आसानी से हो जाती है। यदि अणुओं में मुक्त अमीनो या मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह हो, इफ दे हैव फ्री NH2 और एंड फ्री COOH ग्रुप्स, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होगा, IR स्पेक्ट्रम में प्राइमरी एलिफेटिक अमीनो की भांति क्या करेंगे, 1220 से 1020 एट 1220 एंड 1020 सेंटीमीटर इनवर्स पर क्या होंगे, ये वाइब्रेशन शो करेंगे, और इसी प्रकार से 3500 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर भी ये अपना अवशोषण प्रदर्शित करेंगे, तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति ये 1725 से लेकर 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण प्रदर्शित करते। लेकिन वास्तव में इनके IR स्पेक्ट्रम में NH3+ समूह के अभिलाक्षणिक अवशोषण, जो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, वो मिलते हैं। इसलिए इनका 1300 से लेकर 880 सेंटीमीटर इनवर्स पर भी अब्जॉर्प्शन शो होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ समय बाद हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड के अणु धन आयन या पॉजिटिव आयन के रूप में होते हैं, जिनमें मुक्त या फ्री COOH समूह होता है। अतः एसिडिक मीडियम या अम्लीय माध्यम में अमीनो एसिड 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम में या तीव्र क्षारीय मीडियम में अमीनो एसिड्स के अणु ऋण आयन या नेगेटिव आयन एनायन के रूप में होते हैं, जिनमें फ्री NH2 समूह होता है। अतः स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम में ये 3000 से लेकर 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड या अवशोषण दर्शाते हैं। UV स्पेक्ट्रम में केवल 3 अमीनो एसिड, जिनमें बेंजीन रिंग क्रोमोफोर विद्यमान है, वो 250 नैनोमीटर से ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ये तीनों अमीनो एसिड्स हैं फिनाइल एलिनिन, जो कि 260 नैनोमीटर पर, और ट्रायोसिन
जो कि 275 नैनोमीटर पर तथा ट्रिप्टोफैन 2 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है। NMR स्पेक्ट्रम में NH3 प्रोटॉन्स के बैंड के लिए टाउ का मान लगभग 2.5 होता है, जबकि CH समूह के CH प्रोटॉन्स के लिए टाउ का मान 5.6 तक आता है। और साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला के लिए संकेत भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन व एलेनिन के NMR स्पेक्ट्रम में निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि ग्लाइसिन का और एलेनिन का हमने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दिखाए हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे ज्विटर आयन संरचना या ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। यद्यपि अमीनो एसिड की संरचना में हम सामान्यतः इस प्रकार की लिखते हैं जैसा मैंने नीचे लिखकर दिखाया है, जिसमें कि एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, किंतु कुछ भौतिक और रासायनिक गुण इस प्रकार की संरचना के अनुरूप नहीं होते। कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इस प्रकार की होती हैं जो इस स्ट्रक्चर से मैच नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक यौगिक वाष्पशील अर्थात वॉलेटाइल और कम गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं। दे हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जबकि अमीनो एसिड्स अवाष्पशील या नॉन वॉलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ये हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोज होने के साथ साथ पिघलते हैं। सेकेंड पॉइंट है ये पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, ईथर आदि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, जबकि जल में ये पर्याप्त विलयशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इनके जलीय विलयन का व्यवहार जो इनका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ऐसा होता है जैसा किसी उच्च द्विध्रुव आघूर्ण वाले पदार्थ के विलयन का होता है। द सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड विद हाई डायपोल मोमेंट। इनके अम्लीय व क्षारीय गुण अपेक्षा से बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ग्लाइसिन में देखते हैं, इसके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो जबकि मतलब काफ़ी इस रेंज में है, जो कि अधिकांश मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इसका मान 10⁻⁵ की रेंज में होता है एवं एलिफेटिक और प्राइमरी अमीन्स के लिए के का मान 10⁻⁻⁴ की रेंज में होता है। इन सभी बातों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अमीनो एसिड्स की संरचना निम्न प्रकार से आंतरिक लवण या इनर सॉल्ट अथवा द्विआवेशित डबली चार्ज आयन के रूप में होनी चाहिए, जैसा कि स्ट्रक्चर 1 में हमने दिखाया है। यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और COO पर नेगेटिव चार्ज है। इस प्रकार के आयनों को हम द्विध्रुवीय या डाइपोलर आयन या एम्फोलाइट अथवा ज्विटर आयन कहते हैं। इस प्रकार की जो संरचना है जो स्ट्रक्चर 1 में हम देख रहे हैं के आधार पर अमीनो एसिड्स के भौतिक गुणों अर्थात इनका गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट, विलेयता या सॉल्युबिलिटी व उच्च द्विध्रुव आघूर्ण हाई डायपोल मोमेंट आदि की व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि लवणों के गलनांक हाई होते हैं, वे कई बार गलनांक पर विघटित भी होते हैं और ये जल में विलयशील या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में अविलेय होते हैं और उनका द्विध्रुवाघूर्ण उच्च होता है, हाई होता है। इस संरचना के आधार पर अमीनो एसिड्स के दुर्बल अम्लीय एवं क्षारीय गुणों की भी व्याख्या हो जाती है। इनकी जो वीक एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस संरचना में अम्लीय समूह वस्तुतः जो एसिडिक ग्रुप है वो वस्तुतः COOH नहीं बल्कि NH3+ अमोनियम आयन है, जो कि निम्न प्रकार से डिसोशिएट होता है या वियोजित होता है, जैसा हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं। अतः इसका जो साम्य है, इसका जो इक्विलिब्रियम है, उसके लिए पदार्थ का अम्ल वियोजन स्थिरांक जो है जो कांस्टेंट है कि इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि Ka = इनके जो एक्टिव मासेस हैं NH2CH R COO और जो हाइड्रोनियम आयन है वो डिवाइडेड बाय NH3+ CHR COO-। इसी प्रकार यौगिक में क्षारीय समूह अमीनो नहीं बल्कि कार्बोक्सिलेट आयन होता है, जो कि इस नीचे दी गई इक्वेशन के हिसाब से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्षारकता प्रदर्शित करता है, जैसा हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं। और इस जो इक्विलिब्रियम है, ये जो साम्य है, उसका वियोजन स्थिरांक Kb का मान हम इस इक्वेशन द्वारा, नीचे दी गई इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जलीय विलयन में या एक्वस सॉल्यूशन में किसी अम्ल और उसके कॉन्जुगेट क्षार, उदाहरण के लिए CH3COOH
तथा CH3COO- तथा किसी क्षार एवं उसके कॉन्जुगेट एसिड की, उदाहरण के लिए CH3NH2 और CH3NH3+ के मध्य निम्नलिखित संबंध होता है, अर्थात Ka × Kb = 10⁻⁻14। इस संबंध के या ये जो रिलेशन दिया गया है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्लाइसिन के अमोनियम समूह के लिए Ka = 1.6 × 10⁻10 का अर्थ है कि NH2 समूह के लिए Kb = 6.3 × 10⁻⁻5। इसी प्रकार हम ग्लाइसिन के लिए भी गणना कर सकते हैं, और ये दोनों मान एलिफेटिक प्राइमरी एमीन तथा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के Ka और Kb के मानों की परास में ही है, उन्हीं की रेंज में है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हम लोग को समझनी है कि अमीनो एसिड्स में दो अम्लीय समूह हैं, NH3+ व COOH। यदि किन्हीं परिस्थितियों में इन दोनों ग्रुप्स के मध्य कंपटीशन हो, प्रतिद्वंदिता हो, तो प्रोटॉन देने वाला समूह होगा NH3+, नहीं, क्योंकि वो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ना कि NH3+, क्योंकि जो Ka है वो COOH के लिए ग्रेटर है देन NH3+। इसी प्रकार इसमें दो क्षारीय समूह हैं, NH2 तथा COO-, और इनके मध्य प्रतिद्वंदिता हो तो प्रोटॉन देने वाला समूह कौन सा होगा? NH2 समूह द्वारा, प्रोटॉन NH2 समूह द्वारा ग्रहण किया जाएगा, COO समूह द्वारा नहीं। इस द्विध्रुवीय आयन को एम्फोलाइट भी कहते हैं, वह इसलिए कि यह अम्लों व क्षारों दोनों के साथ क्रिया करता है। इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसेस। यदि अमीनो एसिड्स के विलयन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डाला जाए, अर्थात विलयन को क्षारीय किया जाए या एल्केलाइन किया जाए, तो द्विध्रुव आयन 1 और एक ऋण आयन सेकेंड में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि एक प्रकार का क्षार है, अमोनियम आयन से एक प्रोटॉन हटाकर कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मित क्षार अमीन में परिवर्तित कर देता है। अतः हम इस इक्वेशन के साथ हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का हमको कॉम्बिनेशन मिलेगा। यदि इसी प्रकार यदि इसके जलीय विलयन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाए, अर्थात विलयन को अम्लीय कर दिया जाए, तो द्विध्रुवीय आयन फर्स्ट और जो केटायन है थर्ड में परिवर्तित हो जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड H3O+ एक प्रोटॉन कार्बोक्सिलेट आयन को देकर इसे दुर्बल कॉन्जुगेट बेस थर्ड में परिवर्तित कर देता है, जैसा हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और हमको याद रखने की है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में अमीनो एसिड्स के जलीय विलयन के साम्य को प्रदर्शित करती है, अर्थात अमीनो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में द्विध्रुवीय आयन फर्स्ट के साथ साथ आयन सेकेंड व थर्ड भी साम्य में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जिनमें मुक्त NH2 तथा मुक्त COOH समूह विद्यमान है। यहाँ पर हम नीचे इन तीनों का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। इस कारण अमीनो एसिड उन सभी रिएक्शंस को संपन्न करते हैं जो अमीनो कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए आयन सेकेंड में एक फ्री अमीनो ग्रुप है, अतः बेंजोइल क्लोराइड के साथ इसका बेंजोइलेशन हो जाएगा और साम्य में आयन सेकेंड की सांद्रता कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ली शैटलियर्स के प्रिंसिपल के अनुसार, ला शातेलिए के नियम के अनुसार समीकरण जो 6th है उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर खिसक जाएगा। जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाएगी जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता जाएगा, अंततः समस्त अमीनो एसिड का बेंजोइलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से माना कि अमीनो एसिड का एस्टेरिफिकेशन करना है। आयन थर्ड में क्योंकि फ्री COOH समूह है, अतः इसका एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा और साम्य में इसकी सांद्रता कम हो जाएगी। ऐसा होने से जो इक्वेशन 7th है उसकी साम्य अवस्था दाएं हाथ की और राइट हैंड साइड में खिसक जाएगी, और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे अमीनो एसिड का एस्टेरिफिकेशन ना हो जाए। जहाँ तक संभव हो हम विलयन की अम्लता और क्षारकता, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को परिवर्तित करके किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं।
उदाहरण के लिए अमीनो एसिड का बेंजोलेशन करने के लिए हमें आयन सेकेंड की आवश्यकता है। यदि विलयन को स्ट्रांगली बेसिक बनाया जाए तो सेकेंड आयन की सांद्रता, जो उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और ये नेचुरल है कि अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से अमीनो एसिड के एस्टेरिफिकेशन की क्रिया के लिए फ्री COOH समूह युक्त आयन थर्ड की आवश्यकता पड़ती है। यदि विलयन के मीडियम को स्ट्रॉन्ग एसिडिक कर दिया जाए तो आयन थर्ड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि एस्टेरिफिकेशन की गति तेज हो जाएगी। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।